ये दोनों प्रश्न बना आप लोगों से? यही दो? यस मैम। क्या है इसका आंसर? कैसे बना इसका वेन डायग्राम जो है? मैम इसका पहले मतलब ऐसे बना कि नो पेपर इज पेन, तो वो तो दो अलग अलग बन गए ना, रिलेशन नहीं है उनमें। और सम पेपर आर हैंडमेड, तो इसका फिर मैंने अलग से बनाया था कि मतलब सम पेपर दो, मतलब दोनों को मिक्स करके फिर उसमें कुछ सम वाला एरिया आ गया था ना, तो मैंने ऐसे बनाया था। और इसका आंसर क्या है आपका? मैम आंसर तो मैं लिखना भूल गया, मैं बता रहा हूँ, मैंने बस बनाया। और बाकी किसी ने ट्राई किया? बाकी किसी ने और? चलिए देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इसमें बोला गया है, पहला क्या है, नो पेपर आर पेन। मैम इसका मेरा आंसर 3 आया था। हाँ, ये पेन है और ये पेन है और ये पेपर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा फर्स्ट वाले प्रीमाइस में बोला गया है। दूसरे प्रीमाइस में क्या बोला है, सम पेपर आर हैंडमेड, इन पेपर में से कुछ जो है वो क्या है, हैंडमेड है, ठीक है। तो ये वाला भाग हमारा क्या है कि अब पेपर का हैंडमेड वाला भाग है, ठीक है। ऐसा ही आप लोग का बना होगा। इसमें क्या बोला गया, ऑल पेपर आर हैंडमेड, तो ऑल पेपर तो नहीं है, कुछ ही पेपर है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, सम हैंडमेड आर पेन, ठीक है। सम हैंडमेड आर पेन, लेकिन पेन और पेपर के बीच में रिलेशन नहीं, तो हैंडमेड और पेन के बीच में भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला भी आप लोग का गलत हो गया, सॉरी ये दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, सम हैंडमेड आर नॉट पेन, ठीक है। सम हैंडमेड आर नॉट पेन, देखिए यहाँ से आप लोग का जो ओ वाला प्रीपोजिशन है ना, वो आप लोग को समझने में आएगा, ठीक है। देखिए सम हैंडमेड जो है, कुछ हैंडमेड पेपर ऐसे हैं जो पेपर के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। कुछ हैंडमेड पेपर ऐसे हैं जो पेपर के अंदर आ रहे हैं, वो कभी भी पेन नहीं हो सकते। बाकी के हैंडमेड हो सकते हैं, मतलब उनका चांसेस बन सकता है, उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाकी के जो हैं, जो पेन पेपर के अंदर नहीं आ रहे हैं, ऐसे जो हैंडमेड चीजें हैं वो पेन हो सकते हैं, ठीक है ही, ऐसा हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते। लेकिन जो ये पेपर के अंतर्गत आ रहा है ना, जो हैंडमेड, वो कभी भी पेन नहीं हो सकता। तो ये कैसा है, ये ओ टाइप प्रीपोजिशन है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको ओ टाइप प्रीपोजिशन थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ओ टाइप प्रीपोजिशन कैसा होता है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा सही है। और उसके बाद नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं, ऑल हैंडमेड आर पेपर, सभी हैंडमेड पेपर हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ही भाग उसका क्या है, पेपर के अंतर्गत आ रहा है, सभी नहीं आ रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्या है आपका इसमें सही है। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए, यही ओ टाइप प्रीपोजिशन ऐसा होता है जिसमें कि कुछ भाग जो इसके अंदर आता है, तीसरे के अंदर, वो कभी भी पेन नहीं हो सकता। इस तरह का जो प्रीपोजिशन होता है, जिसके बारे में हमें डेफिनेटली पता होता है कि वो कभी भी मतलब कि कोई भी एस पी नहीं हो सकता, ऐसा जो हम डेफिनेटली बता सकते हैं, वो ओ टाइप प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ओ टाइप प्रीपोजिशन है वो आपका सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाया। मैम इसका 2 होगा, ए और डी, ए और डी। हाँ ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। प्रीमाइस वन में क्या बोल रहा है, ऑल फैन आर ट्यूब, ठीक है। ऑल फैन, तो सबसे पहले हम लोग ट्यूब का एक गोला बना लेते हैं, उसके अंदर क्या आ रहे हैं, फैन आ रहे हैं, सभी जो फैन है वो ट्यूब है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, बल्ब्स आर नॉट ट्यूब, बल्ब्स आर नॉट ट्यूब, ठीक है। तो बल्ब जो है वो ट्यूब नहीं है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। बल्ब जो है वो ट्यूब नहीं है ऐसा बोला है, ठीक है। कोई भी बल्ब जो है, बल्ब्स मतलब कि ऑल बल्ब्स आर नॉट ट्यूब, ठीक है। तो बल्ब जो है वो ट्यूब नहीं है ऐसा यहाँ पे बोला है। तो आपका नेक्स्ट देखिए, फिर इसमें फैंस आर नॉट बल्ब्स, फैंस बल्ब नहीं होंगे,
तो सही है क्या ये? फैन बल्ब नहीं होगा, क्या ये सही है? ए कंक्लूजन। यस, क्योंकि ऑल फैन किसके अंदर आ रहा है? ट्यूब के अंदर आ रहा है, और ट्यूब ही बल्ब नहीं है तो फैन भी बल्ब नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्यूब और बल्ब के बीच में रिलेशन नहीं है, और फैन जो है वो जितने भी फैन है वो ट्यूब के अंदर आ रहे हैं, इसलिए फैन और बल्ब का भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या है, नो बल्ब्स बोला है इसलिए ये ट्रू हो गया, ठीक है। फिर क्या है, ऑल ट्यूब्स आर फैन, ऑल ट्यूब्स आर फैन बोल रहा है, लेकिन हमें दिया क्या है प्रीमाइसिस में कि फैन आर ट्यूब दिया है, ट्यूब के अंदर फैन है, फैन के अंदर ट्यूब नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर थर्ड वाला है फैंस आर बल्ब, फैंस आर बल्ब, तो जैसे कि फैन आर बल्ब नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ से इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये सभी ट्यूब के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है नो ट्यूब इज बल्ब, नो ट्यूब इज बल्ब, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ई टाइप प्रीपोजिशन में, तो हम उसके अपोजिट को भी क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो यहाँ पे डी वाला प्रीपोजिशन भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ए और डी प्रीपोजिशन जो है, सॉरी कंक्लूजन जो है वो सही है, मतलब कि सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आप लोग को इसमें जितने भी प्रीवियस की चीजें पढ़ी हुई हैं उन सब चीजों को कोरिलेट करते हुए आप लोग को इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं और आपको नेट पे भी इससे बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करिए तो आप लोग को वो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और कहीं भी अगर आप लोग को वेन डायग्राम या स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इन सब में कोई दिक्कत आती है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, ठीक है। फैलेसीज मतलब क्या है, भ्रांति, गलत चीज। जैसे हम इंडियन जो लॉजिक है उसमें हेत्वाभास आपने सुना होगा, सुना है ना सभी ने? यस मैम। हाँ, तो हेत्वाभास मतलब क्या है, कुछ भ्रांतियां या कुछ गलत चीजें उसमें आ जाती है जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर या वो जो बोला जा रहा है वो गलत होता है। तो फैलेसी मतलब क्या है, भ्रांति या फिर गलत स्ट्रक्चर, गलत चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न लॉजिक में आप देखेंगे यहाँ पे दो तरह की फैलेसी होती है, एक फॉर्मल फैलेसी होती है, एक इनफॉर्मल फैलेसी होती है, ठीक है। तो फॉर्मल फैलेसी मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट यानी कि जो हम प्रीमाइस, कंक्लूजन और आप जो दो प्रीमाइस रहता है और कंक्लूजन रहता है उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफेक्ट है, मतलब कि उसमें कुछ गलत स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत लेते हैं, फॉर्मल फैलेसी के अंतर्गत लेते हैं। और इनफॉर्मल फैलेसी के अंतर्गत क्या है, डिफेक्ट इन द मीनिंग और अदर देन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अलावा जो भी अलग डिफेक्ट होता है या अलग तरह के मतलब कि मीनिंग में अगर कोई मीनिंग निकालने में कोई गलती हो रही है या उसका सही से मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर के अलावा जितने भी अलग तरह के फैलेसी होते हैं, अलग तरह की भ्रांतियां होती हैं, उनको किसके अंतर्गत लिया जाता है, इनफॉर्मल फैलेसी के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, फैलेसीज फॉर्मल है इनफॉर्मल? जी समझ नहीं आया, अभी आगे और एक बार बता दीजिए। हाँ आगे हम देखते हैं इसको। फॉर्मल फैलेसी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए फॉर्मल फैलेसी इज ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट इज इनवैलिड, ठीक है। ये एक क्या होता है, एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। डिडक्टिव मतलब इंडक्टिव, डिडक्टिव पता है आप लोग को? डिडक्टिव मतलब क्या होता है? मैम पैसिफिक से जनरल की ओर जाना। स्पेसिफिक से जनरल की जनरल से स्पेसिफिक? हम जनरल से पैसिफिक। यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर की तरफ जाना, ठीक है। मतलब एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक जनरल फैक्ट है, उससे पर्टिकुलर की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं,
ठीक है। तो ये जो फॉर्मल फैलेसी होता है वो एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है जो कि इनवैलिड होता है, ठीक है। ये इनवैलिड होता है, वैलिड नहीं होता है, इनवैलिड होता है, ठीक है। इट इज ए पैटर्न ऑफ रीजनिंग दैट इज ऑलवेज रॉन्ग, मतलब उसका पैटर्न ही रॉन्ग होता है। वो जो आर्ग्यूमेंट किया जाता है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर ही रॉन्ग होता है, ठीक है। फॉर्मल फैलेसी हैज अ प्ले इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर, जो उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब इसको आप इस तरह से समझिए। मान लीजिए आपको सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आपने इस स्ट्रक्चर में ही गलत कर दिया, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म की जगह पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने, मतलब कि वो क्या हो गया? उसका स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, वो कंटिन्यूअस बोला ही नहीं जा सकता। वैसे ही इस तरह की फैलेसी में क्या है, उसके स्ट्रक्चर जो उसका मेन कंपोनेंट होता है वही क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी वजह से उसका कंक्लूजन सही से नहीं निकल पाता, ठीक है। जो प्रीमाइसिस दिया होता है उसका स्ट्रक्चर ही गलत होता है, जिसकी वजह से हम सही से कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मल फैलेसी कहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए गर्ल हैव लॉन्ग हेयर। एक गर्ल है, सभी गर्ल, यहाँ पे गर्ल्स होगा, गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर। जो भी गर्ल्स होती हैं उनके क्या होते हैं? लॉन्ग हेयर रहते हैं। रमन हैज लॉन्ग हेयर, रमन का भी लॉन्ग हेयर है, ठीक है, मतलब लंबे बाल हैं। तो यहाँ पे ये मतलब इसके थ्रू एक कंक्लूजन निकाला गया कि रमन इज गर्ल, रमन एक लड़की है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसको हम किसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं? वेन डायग्राम के थ्रू डिटरमाइन किया जा सकता है फॉर्मल फैलेसी को। कैसे? देखिए, गर्ल्स हैज लॉन्ग हेयर, एक लॉन्ग हेयर का हमारे पास गोला है जिसमें सारे गर्ल्स जो है वो लॉन्ग हेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन इसी लॉन्ग हेयर में कहीं पे क्या है? रमन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो छोटा गोला है वो रमन का है, तो रमन गर्ल के अंदर आएगी ये जरूरी नहीं है, ठीक है। रमन, ये लॉन्ग हेयर का बड़ा गोला है, उसके अंदर वो कहीं भी आ सकता है, गर्ल के अंदर आएगा ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो रमन है वो गर्ल के अंदर ही आएगा, मतलब लड़कियों के अंदर ही आएगा, ठीक है। वो लड़का भी हो सकता है और या फिर कोई और भी हो सकता है जिसके लंबे बाल हो, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मतलब कि उसका स्ट्रक्चर ही गलत होता है, जिसकी वजह से उसका जो कंक्लूजन होता है वो भी हम सपोर्ट नहीं करता या गलत कंक्लूजन निकलता है, इनवैलिड कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। तो इस तरह की जो फैलेसी होती है उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल फैलेसी कहते हैं, ठीक है। इसको वेन डायग्राम के थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हैं, या इसको हम और आगे पढ़ेंगे तो इसको डिटरमाइन करने के बहुत सारे मतलब तरीके हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर है फॉर्मल फैलेसी? चलिए, नेक्स्ट आपका आता है इनफॉर्मल फैलेसी, ठीक है। इनफॉर्मल फैलेसी मतलब क्या हुआ? Informal fallacy is an error in reasoning found in the content of the argument, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर सही होता है लेकिन उसमें जो कंटेंट लिखा होता है या उसके थ्रू जो उस मतलब कि उस स्टेटमेंट के थ्रू जो मीनिंग निकलता है वो कैसा होता है? वो उसमें एरर रहता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर सही होगा, जैसे हम देखेंगे कि दो प्रीमाइसिस है, उसके जो कंक्लूजन निकला होगा वो आपका कैसा होगा? वो सही होगा, मतलब कि स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो वो सही होगा। लेकिन उसके अंदर जब आप उसके मीनिंग निकालेंगे या उसके अंदर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? वो उसका कंटेंट ही गलत होगा, ठीक है। दे आर वाइड स्प्रेड इन एवरीडे कन्वर्सेशन सच एज पॉलिटिकल स्पीच जो होता है, ठीक है। इन सब में फैलेसीज पाई जाती है। जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम देखते हैं उसमें फैलेसी पाई जाती है। आर्टिकल्स या इंटरनेट फोरम में कोई ऐसे कोई इंटरनेट फोरम में कुछ चीज निकल रहा है उसमें फैलेसीज होती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट जो हम देखते हैं, ठीक है, या जैसे कि न्यूज चैनल वगैरह जो हम देखते हैं उन सब में भी जो मतलब कि जो बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं, जैसे कि आप लोग ने रिपब्लिक डे वगैरह
रिपब्लिक न्यूज़ वगैरह जो न्यूज़ आता है, जिसमें 4-5 लोग बैठे रहते हैं और फिर वो लोग मतलब एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट को क्या करते हैं, तर्क देते हैं, वितर्क करते हैं और उसमें मतलब वो लोग क्या करते हैं, फैलेसीज का यूज़ करते हैं, ठीक है? वो लोग एक बात को पकड़ करके क्या करते हैं, उस पे मतलब मुद्दा बना लेते हैं और उसमें गलत-गलत चीज़ें या फैलेसीज उसको गलत तरह से प्रूव करने का जो तरीका होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं, ठीक है? मतलब उसमें जो सामग्री पाई जाती है, उसमें जो अंदर में कंटेंट पाया जाता है, वो कंटेंट में त्रुटि होती है, ठीक है? उसके स्ट्रक्चर में कोई त्रुटि नहीं होती है, उससे कंटेंट में होती है। जैसे एक एग्जांपल देखिए। कंक्लूजन भी बेकार ही निकलेगा मैम उसका। हाँ, क्योंकि उसमें मतलब कि कंक्लूजन वो सपोर्टिव नहीं रहेगा, इनवैलिड रहेगा, वो मतलब कि क्लियर कंक्लूजन नहीं होगा या वैलिड कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है? इनवैलिड होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें है इफ फीदर इज लाइट। फेदर यानी कि क्या होता है, पंखुड़ी होती है, जैसे कि किसी पक्षी वगैरह की जो पंखुड़ी होती है वो क्या होती है, लाइट होती है। लाइट यानी कि यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है, हल्का होता है, ठीक है? उसके बाद दूसरा नीचे लिखा हुआ है, लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क। जो लाइट थिंग कैन नॉट बी डार्क यानी कि हल्के रंग डार्क नहीं हो सकते, डार्क यानी कि गाढ़े नहीं हो सकते, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर इसका सही है, इसमें भी क्या है, मेजर टर्म है, इसमें माइनर टर्म लाइट है, इसमें भी माइनर टर्म लाइट मिडिल टर्म लाइट है और डार्क इसका क्या है, माइनर टर्म है, ठीक है? मतलब स्ट्रक्चरली या इसको हम अगर हम देखें तो ये क्या है, सही है। इसके थ्रू जो कंक्लूजन निकला हुआ है, तो कंक्लूजन में क्या दिया है, देयरफॉर द फेदर कैन नॉट बी डार्क। अगर इसके थ्रू अगर हम बिना मीनिंग निकाले हुए अगर हम इसको देखते हैं तो दो प्रीमाइसिस के थ्रू जो आपका कंक्लूजन निकला हुआ है वो सही है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो मिडिल टर्म यूज किया गया है, तो मिडिल टर्म जो यूज किया गया है लाइट और लाइट, तो दोनों लाइट के मीनिंग में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है? पहले लाइट का मतलब क्या है, हल्का, ठीक है? दूसरे लाइट का मतलब क्या है, रंग में हल्का, ठीक है? रंग में हल्का और यहाँ पे क्या है, वेट यानी कि वजन में हल्का, ठीक है? यहाँ पे इस लाइट का मतलब क्या है, वजन में हल्का है और इस लाइट का मतलब क्या है, रंग में हल्का, ठीक है? तो ये जो वर्ड को इस तरह से हम गलत तरह से यूज करते हैं या उसका गलत मीनिंग लेकर के हम जो कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसका जो कंक्लूजन निकलता है वो भी क्या होता है, इनवैलिड होता है। और इस तरह के जो फैलेसी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल फैलेसी कहा जाता है, ठीक है? इस तरह की जो फैलेसी उसे क्या कहते हैं, इक्विवेकेशन या फिर एम्बिग्यूटी फैलेसी कहा जाता है, ठीक है? क्लियर है क्या ये फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज? यस मैम। ठीक है, तो चलिए अभी आज हम देखते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज के कुछ टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। इसको आप लोग समझते जाइएगा, दिमाग में बिठाते जाइएगा, क्योंकि किस तरह के प्रश्न आते हैं, एक दो प्रश्न मैंने डाले हैं यहाँ पे, तो वो भी हम देखेंगे। बाकी एक एक चीजों को थोड़ा सा समझते जाइएगा, जैसे अपने डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करते हुए इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या बोला जाता है, फैलेसी ऑफ इक्विवेकेशन या एम्बिगिटी का मतलब क्या है, इट हैपेंस व्हेन द की टर्म और फ्रेज इन अ आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड इन अ एम्बिगुअस वे, ठीक है? इसके प्रीवियस में ही हमने देखा, जो की टर्म क्या था हमारा, इसका की टर्म लाइट था, ठीक है? लाइट जो उसका मेन टर्म था, वो उसको कैसे एम्बिग्यूअस वे यानी कि एम्बिगिटी यानी कि क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक है? अस्पष्ट तरह से यूज किया गया है, ठीक है? लाइट जो उसका मेन टर्म था, जिसका मुख्य जो टर्म था, उसको क्या है, अस्पष्ट रूप से यूज किया गया। पहले वाले लाइट का मतलब अलग है, दूसरे वाले लाइट का मतलब अलग है, ठीक है? जब इस तरह से किया जाता है तो एक पहले वाले में अनदर वे से उसका मीनिंग यूज किया जाता है, दूसरे जो आर्ग्यूमेंट है, दूसरा जो प्रीपोजिशन है, उसका मीनिंग अलग तरह से लिया जाता है, दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की जो फैलेसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेकेशन या फिर एम्बिगिटी फैलेसी कहा जाता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, नॉइसी चिल्ड्रन आर रियल हेडेक। जो नॉइसी चिल्ड्रन होते हैं यानी कि जो चिल्लम चिल्ली करते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सर दर्द का कारण होते हैं, ठीक है? वो सर दर्द लेके आते हैं या सर दर्द का कारण होते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है,
2 एस्पिरिन विल मेक अ हेडेक गो अवे। 2 एस्पिरिन की गोली खाएंगे, 2 एस्पिरिन की टेबलेट खाएंगे तो हेडेक चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कंक्लूजन आया उसमें बोला गया देयरफॉर 2 एस्पिरिन मेक नॉइसी चिल्ड्रन गो अवे। इसलिए 2 एस्पिरिन खाओगे तो जो चिल्लम चिल्ली बच्चे हैं वो चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या ये कंक्लूजन सही है? नो मैम। क्योंकि यहाँ पे जो हेडेक का मेन टर्म क्या है आपका? हेडेक। ठीक है, तो जो हेडेक का यूज किया गया है उसके दोनों जो प्रीमाइसिस है, प्रीमाइसिस 1 और प्रीमाइसिस 2 में मतलब क्या है? अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेडेक का मतलब क्या है? जो हेडेक लेकर आते हैं, मतलब कि बच्चे क्या करते हैं? चिल्लम चिल्ली करते हैं जिससे हमें सर दर्द होता है। ठीक है, सर दर्द का कारण बनते हैं। और यहाँ पे रियल हेडेक है, मतलब कि सच में आपको सर दर्द हो रहा है तो आप एस्पिरिन की गोली खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हेडेक का मतलब अलग वे में यूज किया गया है। एक हेडेक का मतलब दूसरा है और दूसरे हेडेक का मतलब दूसरा अर्थ में लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के जब लिया जाता है, इस तरह की जब प्रीमाइसेस के थ्रू कंक्लूजन निकाला जाता है तो इस टाइप के फैलेसी को क्या कहा जाता है? एम्बिग्युइटी या फिर इक्विवेकेशन फैलेसी कहा जाता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, इसको समझते हुए चलिएगा। इस टाइप के प्रश्न आते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी से बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दो टाइप की और फैलेसी होती है, एक फैलेसी ऑफ डिवीजन और एक फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, तो फैलेसी ऑफ डिवीजन मतलब कि होल टू पार्ट, और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन यानी कि पार्ट टू होल। अब इसको एक एक को समझिए। जैसे कि फैलेसी ऑफ डिवीजन कहा जा रहा है, मतलब क्या है कि होल टू पार्ट, किसी होल कम्युनिटी के लिए आपका कोई मानसिक स्थिति बनी हुई है। जैसे कि हम जैसे कोई कॉलेज होता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत मतलब कि उपद्रवी होते हैं। ठीक है, यहाँ के बच्चे जो होते हैं वो बहुत उपद्रवी होते हैं, इस कॉलेज के जो बच्चे हैं वो बहुत उपद्रवी होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, एक्स कॉलेज के जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं? डिसिप्लिन लेस होते हैं। ठीक है, और जो राम है वो क्या है? एक्स कॉलेज का स्टूडेंट है, इसलिए राम भी क्या होगा? डिसिप्लिन लेस होगा। तो क्या ये मतलब कि जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो सही है? नो मैम। क्योंकि हम किसी कम्युनिटी के लिए किसी एक पर्सन को वो नहीं कर सकते। हो सकता है कि उस वहाँ के ज्यादातर बच्चे ऐसे हों, ठीक ठीक है, लेकिन हम किसी एक पर्सन के लिए वहाँ का हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है, जैसे कि अभी देखिए, मान लीजिए बोला जाता है कि आजकल के जो यंगस्टर होते हैं वो तेज गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि आजकल के जो यंगस्टर होते हैं वो तेज गाड़ी चलाते हैं। लेकिन किसी मतलब इस तरह से बोला जाए कि यंगस्टर जो है वो तेज गाड़ी चलाते हैं, राम यंगस्टर है तो राम तेज गाड़ी चलाता है। तो इस तरह का जो होता है होल टू पार्ट, मतलब कि किसी होल कम्युनिटी को लेकर के किसी एक व्यक्ति या किसी पार्ट के लिए अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो वो क्या होता है? फैलेसी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फैलेसी ऑफ डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया फैलेसी ऑफ डिवीजन? यस मैम। जैसे कि जनरली हमारा किसी कम्युनिटी को लेकर के या किसी स्टेट को लेकर के, किसी कॉलेज को लेकर के या किसी भी होल को लेकर के हमारे एक मानसिकता होती है, उस मानसिकता के थ्रू हम वहाँ के लोगों को भी देखते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो हमारी मानसिकता होती है, इस तरह का जो हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो इसे फैलेसी कहा जाता है। इसे डे टू डे लाइफ में भी मतलब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी स्टेट को लेकर के या किसी सिटी को लेकर के हमारी एक मानसिकता होती है कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर उसके बाद हम वहाँ के किसी भी लोग को देखते हैं, कोई भी वहाँ का हो तो हम उसके, क्योंकि हमारी ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते तो हम उनको भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। हम उनको जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वो कैसे होंगे, वो सही है या नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है? फैलेसी ऑफ डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, जिसमें कि किसी पार्ट को लेकर के हम होल के लिए कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एक किसी इंसान को आपने तेज गाड़ी चलाते हुए देखा
और वो लगभग वही मतलब 25 से 30 साल का रहा होगा, तो आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि आजकल के यंगस्टर जो है वो तेज गाड़ी चलाते हैं। किसी एक इंसान को देख करके या किसी एक या दो इंसान को देख करके आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि वहाँ के मतलब आजकल के यंगस्टर ही क्या है, तेज गाड़ी चलाते हैं। तो इसके जस्ट अपोजिट फैलेसी ऑफ डिवीजन का जो जस्ट अपोजिट होता है उसे फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहा जाता है, जिसमें हम किसी पार्ट या किसी छोटी मतलब की चीज को दे करके बड़े के लिए कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट यानी कि एक्सेप्शन केस जो होता है उसको नेग्लेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, वो निकाल लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे होंगे, जैसे कि दोज हु कट ह्यूमन फ्रॉम नाइफ इज क्रिमिनल। जो भी चाकू से इंसानों को मारता है वो क्रिमिनल होता है। ठीक है, ये हमारा एक पहला प्रीमाइसिस है, प्रीमाइसिस 1, जिसमें कहा गया है कि जो भी इंसान चाकू से किसी इंसान को मारता है तो वो क्या होता है, क्रिमिनल होता है। दूसरे में है डॉक्टर या सर्जन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन को चाकू से मारते हैं, कट करते हैं उनको। ठीक है, तो इससे क्या निकला, हमारा कंक्लूजन निकल गया, डॉक्टर्स आर क्रिमिनल। ठीक है, तो क्या ये कंक्लूजन सही है? नो मैम, क्यों? वो मार थोड़ी ना रहे, वो तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो डॉक्टर है वो एक्सेप्शन केस के अंतर्गत आते हैं। एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक्सेप्शन का हिंदी वर्ड मेरे को नहीं आ रहा है, किसी को पता है? नो मैम। कुछ होता है ना, अरे यार जीप पे है बट मेरे दिमाग में मतलब वो आ नहीं रहा है। एक्सेप्शन यानी कि, चलिए मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगी, 1 मिनट में सर्च कर लेती हूँ। अभी मेरे दिमाग में था, मैंने ये वर्ड देखा था बट अभी आ नहीं रहा, करके कुछ आता है। अपवाद। हम्म, अपवाद। हाँ अपवाद, अपवाद सही। ठीक है, करेक्ट। अपवाद जो केस होता है, एक्सेप्शन केस होते हैं ना, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई एक्सेप्शन रहता है किसी चीज का, हर चीज में पूरी चीजें एकदम सही नहीं होती, उसमें एक दो एक्सेप्शन रहते हैं, अपवाद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो इस चीज के लिए अपवाद है, तो उस अपवाद को कंसिडर ना करते हुए, उस एक्सेप्शन को कंसिडर ना करते हुए अगर हम कोई क्या निकाल देते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। इसके लिए कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग? आप लोग बताइए कोई और एग्जाम्पल इस तरह का, तो कोरिलेट करिए, नहीं तो ये याद नहीं रहने वाले, इसके बाद और भी है बहुत सारे। कोई बता सकते हैं ऐसा एक्सेप्शन वाला केस? मैम इसमें बैट बॉल का ले सकते हैं या बेसबॉल को मिक्स करके ले सकते हैं। कैसे? मैम ऐसे कि बैट मतलब बैट का इस्तेमाल नहीं मैम, वो नहीं, मैं खेलने के लिए कह रहा था, मतलब बैट का इस्तेमाल फिर लड़ाई के लिए भी किया जाता है, वो नहीं बनेगा। इसमें आप ले सकते हैं जैसे कि कुछ हैंडीकैप वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो हैंडीकैप जो रहते हैं वो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेकिन आपने देखा होगा कुछ कोई ऐसे हैंडीकैप भी हैं जो माउंट एवरेस्ट भी चढ़े हैं। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट भी चढ़े हैं, और उन्होंने और भी ऐसे बहुत सारी इतनी रनिंग वगैरह की है, तो उनका एक नाम लेकर के आप कह सकते हैं कि ये एक हैंडीकैप्ड है और इसने क्या किया है,
कि तो ये भी कुछ भी काम नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। मतलब कि उन्होंने तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ा है, मतलब कि उन्होंने बहुत ऐसा कार्य किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक्सेप्शनल केस आप बना सकते हैं। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, pigeons कैन आर बर्ड देयर फॉर अच्छा पेंगुइन कैन फ्लाई, हाँ ठीक है। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं, मतलब कि जो भी एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक्सेप्शनल, लेकिन देखिए हाँ एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, इनफॉर्मल फैलेसी में, फॉर्मल फैलेसी में आपका नॉलेज कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप खाली स्ट्रक्चर देख के उसको कुछ फॉर्मूलाज यूज करके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इनफॉर्मल फैलेसी में आपका नॉलेज कितना, उस सब्जेक्ट पर आपका नॉलेज कितना है, ये आपको डिफाइन करना पड़ता है। मतलब कि उस पे आपका नॉलेज होगा तभी आप उस चीज को क्या कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे, और तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो इनफॉर्मल फैलेसी जो होता है वो समझने का होता है, जबकि फॉर्मल फैलेसी उसका स्ट्रक्चर होता है, हम कुछ फॉर्मूलाज यूज करके उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं, उसमें क्या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है वो हम देख लेते हैं। लेकिन इनफॉर्मल फैलेसी में आपको अंदर जाके उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, मीनिंग समझ करके उसमें कौन सी फैलेसी है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। नेक्स्ट जैसे इसमें आता है इम्प्रॉपर प्रीमाइसिस की वजह से आपका जो कंक्लूजन है वो गलत होता है। तो इस टाइप के में दो टाइप के आपके होते हैं, जिसमें होता है बेगिंग द क्वेश्चन, ठीक है। बेगिंग द क्वेश्चन मतलब क्या है, यूजिंग कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज सपोर्ट ऑफ इटसेल्फ इन प्रीमाइसिस, ठीक है। मतलब कि कंक्लूजन ऐसा निकलता है जो पूरा प्रीमाइसिस से ही निकाल दिया हो, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, स्मोकिंग सिगरेट इज डेडली, ये आपका प्रीमाइसिस है, स्मोकिंग सिगरेट इज डेडली। मतलब कि जब आप सिगरेट पिएंगे तो वो क्या है, हानिकारक है या मृत्यु देने वाला है, डेड कराने वाला है, ठीक है। यहाँ इसीलिए बिकॉज सिगरेट कैन किल यू, ठीक है। तो किल यू का मतलब और डेडली का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। जो आपने प्रीमाइसिस में कहा और जो आपने कंक्लूजन में कहा, दोनों में आपने वर्ड भले ही बदल गए लेकिन उनका मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। तो इस तरह का जो फैलेसी होता है उसे क्या कहा जाता है, बेगिंग द क्वेश्चन, ठीक है। टेकिंग ए लाइफ इज ए क्राइम एंड morally wrong, no one should ever go to the war, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाँ समझ में आए क्या ये बेगिंग द क्वेश्चन, यस मैम। ठीक है। मतलब कि जो हमारा प्रीमाइस कहता है उसी को हम घुमा फिरा के क्या कह देते हैं, अपने कंक्लूजन में कह देते हैं। जैसे कि आपकी टीचर आपसे पूछती है आप होमवर्क क्यों नहीं करके आए, तो आप कहते हैं आजकल होमवर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें आपने मतलब कि कुछ अलग बताया क्या, आपसे बोला जाए कि आपको बोला जाए यहाँ से कुछ होमवर्क करने के लिए, और आपसे जब नेक्स्ट डे पूछा जाए कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आप कहते हैं कि मैं कर नहीं पाया आज क्योंकि हो नहीं पाया। तो इसमें आपने कुछ नया बताया, मतलब कंक्लूजन में। नहीं मैम, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आज मैं रन बना नहीं पाया क्योंकि बन नहीं पाए। हाँ मतलब क्या है कि वही चीज को आप क्या कर रहे हैं, घुमा के उसी चीज को बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, बेगिंग द क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के जो चीज होती है जिसमें आपका जो प्रीमाइस में होता है उसी को घुमा फिरा करके उन्हीं वर्डिंग को थोड़ा बहुत चेंज करके अगर आप कंक्लूजन दे दे रहे हैं जिसमें आपका कोई नया चीज आप नहीं बता रहे हैं, तो इस तरह के जो चीजें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेगिंग द क्वेश्चन, या इसी को कहा जाता है पिटीटो प्रिंसिपी, ठीक है। कभी कभी ऐसे नाम से भी आ जाता है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, एक ही दो डाले हैं मैंने वैसे। तो उसमें इस तरह के जो उनका मेन नाम होता है, क्योंकि ये सब क्या वेस्टर्न फिलॉसफी से आया हुआ है, तो वेस्टर्न में जो उनका नाम है उनके उनसे भी दे दिया जाता है, ठीक है। ये सारे जो वेस्टर्न फिलॉसफीज है ना वहां से आए हुए हैं, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में जो उसका मेन नाम है उसी नाम से यहाँ पे दे दिया जाता है। ये सब आपके इंडियन उनका जो नाम है वो है, ठीक है। सेम उसी तरह का नेक्स्ट भी है, उसी तरह का ही है, सर्कुलर रीजनिंग यानी कि गोल गोल घुमाना, सर्कुलर रीजनिंग यानी कि गोल गोल घुमा करके वही कह देना। द रीजनर बिगिंस विथ व्हाट दे आर ट्राइंग टू एंड अप,
आप वहीं से शुरुआत करते हैं जहां पे आप उसको खत्म करना चाहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड मेल, ये एक ही एम है, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड मेल्स। बैचलर का मतलब भी क्या होता है, जो जिनकी शादी नहीं हुई होती, और अनमैरिड मेल मतलब क्या है, जिनकी शादी नहीं हुई होती। तो कहाँ जहां से आप स्टार्ट करते हैं वहीं पे खत्म करते हैं। तो इस तरह की जो मतलब कि प्रीमाइस या कंक्लूजन है उसको क्या कहा जाता है, सर्कुलर रीजनिंग कहा जाता है, या सर्कुलर इन डेमोस्ट्रेंडो। ठीक है, सर्कुलस इन डेमोस्ट्रेंडो। समझ में आया दोनों, बैगिंग द क्वेश्चन एंड सर्कुलर रीजनिंग? नहीं समझ में आया बोल रहे? यस मैम आया। क्या नहीं समझ में आया पूजा जी आपको? चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे एक और फैलेसी होता है इसी में, मतलब कि जिसे हम इम्प्रॉपर प्रीमाइस कहते हैं। तो उसी में आपका एक और फैलेसी होता है जिसको क्या कहा जाता है, फैलेसी ऑफ मेनी क्वेश्चंस, या इसको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कहा जाता है, या प्री सपोजिशन भी कहा जाता है, या लोडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। और इसका वेस्टर्न में नाम क्या है, प्लूरम इंटेरोगेटियम, इंटेरोगेशनम। ठीक है, प्लूरम इंटेरोगेशनम। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिसमें कि वो हाँ कहे तो भी फंसता है और ना कहे तो भी फंस जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ, मतलब कि क्या आपने अपनी पत्नी पर को मारना बंद कर दिया। तो अगर वो कहेगा हाँ, तो भी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि इसका मतलब ये है कि वो पहले मारता था लेकिन अभी नहीं मार रहा है। ठीक है, अगर वो कहता है नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि वो पहले भी मारता था और अभी भी मार रहा है। ठीक है, मतलब कि वो वो कोई भी आंसर दे, यस या नो, कोई भी आंसर दे, वो जो प्रीपोजिशन आपको दिया हुआ है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब कि प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, फैलेसी ऑफ मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि इस तरह के इंस्टा वगैरह में बहुत सारे, अगर कुछ हुआ पीछे खाई वाला हिसाब, अच्छा हाँ, जैसे कि इंस्टाग्राम में भी ऐसे बहुत सारे रील आते रहते हैं कि इसमें आप हाँ भरिए या नहीं भरिए। जैसे कि मैं बंदर हूँ, ऐसा ऐसा करके उसमें आता है। ठीक है, तो उसमें हाँ भी भरते हैं तो भी हम उसका मतलब वही होता है, नहीं भरते हैं तो भी उसका मतलब वही होता है। आप लोगों ने शायद ऐसे देखा होगा ये। मैम मैम जैसे कि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। हाँ, ये आपसे जैसे पूछा जाए कि क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, तो अगर आप हाँ बोलेंगे इट मीन्स आप पहले बोलते थे लेकिन अभी आपने छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे मतलब अभी भी आप झूठ बोल ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ मेनी क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया क्या? यस मैम। ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा, सारी चीजें, उनके नाम वगैरह और उसमें किस तरह का रहता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है दूसरा और एक आता है फॉल्टी जनरलाइजेशन। फॉल्टी जनरलाइजेशन यानी कि गलत तरह से जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह का आता है। एक तो पहला हमने जो पढ़ा था, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट मतलब क्या है, इसके पहले हमने पढ़ा है। एक्सेप्शन की। हाँ, एक्सेप्शन की। ठीक है, जैसे वो डॉक्टर वाला हमने पढ़ा था ना, डॉक्टर और क्रिमिनल वाला। हाँ, ठीक है, तो ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट किसके अंतर्गत आता है, फॉल्टी जनरलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हेस्टी जनरलाइजेशन मतलब क्या है, हेस्टी का मतलब है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से आप क्या कर रहे हैं, जनरलाइजेशन दे रहे हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है उससे आप क्या कर रहे हैं, जनरलाइजेशन दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमने वो लिया था, मतलब कि यहाँ पे वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए एक बुजुर्ग इंसान है जो जा रहा है रास्ते में, और वहां पे क्या हुआ कि
उसके सामने कोई एक इंसान है या कोई यंगस्टर है, वो क्या हुआ कि तेज गाड़ी चलाते हुए गया। उसने एक इंसान को बस देखा और उसने कह दिया कि सारे यंगस्टर क्या है, मतलब कि सारे यंगस्टर जो है वो तेज गाड़ी चलाते हैं। तो उन्होंने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब उनके पास कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया था, उन्होंने किसी भी तरह से कोई रिसर्च नहीं किया था और उन्होंने जनरलाइज कर दिया एक को देख करके कि क्या है कि सभी यंगस्टर जो है वो तेज गाड़ी चलाते हैं। तो ये क्या है, हेस्टी जनरलाइजेशन है। समझ में आया? मैम एक बार और बता दीजिए। जैसे आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, जैसे अभी देख लीजिए इसका एक रिसेंट जो हम देख रहे हैं, कोविड का जिन्होंने कोविडशील्ड वैक्सीन लगवाया है ना? तो वो क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने कोविडशील्ड वैक्सीन लगवाया है उनको क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, उनको पता नहीं मतलब ब्लड क्लॉट वगैरह बन सकता है, क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीजें अभी कही जा रही, न्यूज में बहुत चल रहा है ये। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है कि ऐसा हो रहा है या नहीं, या मतलब कि बहुत पूरे करोड़ों में अगर किसी एक इंसान को हो रहा है तो उसके और भी रीजन हो सकते हैं, मतलब ब्लड क्लॉट होने के सिर्फ कोविड 3 साल पहले कोविडशील्ड लगाया वही नहीं, उस हो सकता है कि उसके अलावा और कोई उसका रीजन हो, बॉडी में उसके कॉम्प्लिकेशन हो जिसकी वजह से मतलब कि उसको ब्लड क्लॉट हुआ हो। लेकिन हमने क्या जनरलाइज कर दिया कि कोविडशील्ड जिसने लगवाया है उसको ब्लड क्लॉट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, जो भी चीजें हो सकती है। तो इसको क्या कहा जाता है, हेस्टी जनरलाइजेशन कहा जाता है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, मतलब आपके पास कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के ही आप क्या कर रहे हैं, उस पे जनरलाइजेशन दे दे रहे हैं, मतलब कि उसको सभी के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं कि आपके पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन उस बिना इनप्रॉपर इंफॉर्मेशन से या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से आप सभी के लिए जनरलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसको और एक तरह से समझ सकते हैं, मतलब स्कूल में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, किसी बच्चे ने मतलब प्रिंसिपल के पास जा करके अपनी खुन्नस में कह दिया कि जो ये बच्चा है वो क्या करता है, बहुत बदमाशी करता है, मारपीट करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने जाके क्या कर दिया, पूरे क्लास को मतलब कि बिना आओ देखा ना ताओ पूरे क्लास को क्या करा दिया, मुर्गा बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद इस तरह के मतलब उनके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं था, मतलब उन्होंने उसको क्रॉस चेक करना भी नहीं चाहा कि क्या ये सही में ऐसा है या नहीं है, बस उन्होंने कहीं से सुना और जा करके पूरे सभी के लिए क्या कर दिया, मुर्गा बना दिया। ठीक है, तो इस तरह के मतलब कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से अगर हम सभी के लिए जनरलाइजेशन कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हेस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? यस मैम। चलिए, फिर अदर इनफॉर्मल फैलेसीज होता है, जैसे कि स्लिपरी स्लोप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये। ठीक है, स्लिपरी स्लोप इसी नाम से भी आता है, और ये ठीक है स्लिपरी स्लोप के ही नाम से आता है। तो इसमें क्या होता है कि रिलेटिंग स्मॉल फर्स्ट एक्शन यू विल इनवालेटेबली लीड टू चेन ऑफ रिलेटेड इवेंट रिजल्टिंग इन द सिग्निफिकेंट एंड नेगेटिव इवेंट एंड देयरफॉर कुड नॉट बी परमिटेड। ठीक है, मतलब क्या है, एक छोटे चीज को वैलिड करने के लिए आप क्या करते हैं, एक लंबा चौड़ा क्या करते हैं, उसको जोड़ जोड़ के उसका एक आर्ग्यूमेंट देते हैं और उसको वैलिड प्रूफ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसी मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने, उसके मैनेजर है उससे जाके बोला कि मुझे मतलब मेरे सैलरी में इंक्रीमेंट करिए। ठीक है, तो उनके जो मैनेजर उन्होंने क्या कहा कि अगर मैंने तुम्हारे सैलरी में इंक्रीमेंट किया तो मुझे सभी की सैलरी में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, सभी की सैलरी में इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरे जो मतलब कि कंपनी है उसका लॉस होगा, कंपनी का लॉस होगा तो हम बैंक करप्ट हो जाएंगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। तो क्या तुम ऐसा चाहते हो कि जो तुम्हें मिल रहा है वो भी ना मिले? तो इस तरह से मतलब एक छोटी सी चीज उन्होंने अपनी सैलरी मतलब कि बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन उस सैलरी को ना बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना लंबा चौड़ा रीजन दिया कि उनका बैंक करप्ट ही कर दिया, उनको पूरा कंपनी बंद करवा दी। उसके बाद बोला कि मैं इस रीजन से मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो ये जो स्लिपरी स्लोप यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक छोटी सी चीज को प्रूव करने के लिए हम लंबा चौड़ा उसमें क्या देते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं और उस आर्ग्यूमेंट के थ्रू उसको प्रूव करना चाहते हैं या उसको वैलिड करना चाहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्लिपरी स्लोप कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, यस। इसका जैसे एग्जाम्पल भी मतलब वो
ऐसा जैसे कि बोलते हैं कि मेरा कम नंबर क्यों आया, ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि आपका कम नंबर क्यों आया, तो आप बोलेंगे कि मेरा कम नंबर इसलिए आया कि जिस समय मेरा एग्जाम होने वाला था उस समय मेरे घर में शादी हो रही थी, मेरे घर में शादी हो रही थी तो मैं काम में बहुत बिजी हो गया, काम में बिजी हो गया तो मैं पढ़ नहीं पाया तो मैं अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाया, अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाया तो मेरा मतलब यहाँ पे आप और भी डाल सकते हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा एग्जाम नहीं दे पाया, अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाया तो मेरा नंबर नहीं आया, ठीक है। मतलब गलती छोटी सी है, एक छोटी सी चीज को आपको प्रूफ करना था और उसके लिए आपने क्या बोला, लंबा चौड़ा एक आर्गुमेंट दिया कि इस वजह से मैंने इस चीज को मैं पूरा नहीं कर पाया। क्लियर, समझ में आया स्लिपरी स्लोप? यस। हाँ, तो स्लिपरी स्लोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रेड हायरिंग वाला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेड हायरिंग में क्या होता है कि रेड हायरिंग में हम क्या करते हैं, रेड हायरिंग इज ए इमोशनली चार्ज इज टू ब्रॉड अपॉन द डाइवर्ट एक्शन फ्रॉम द समथिंग एंड मैनिपुलेट टू वांट टू अवॉइड, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इमोशनली हम चार्ज करते हैं, जैसे इमोशनली चार्ज कहने का मतलब क्या है, इमोशनली हम उनको मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करना, ठीक है, एक तरह से जैसे किसी चीज को आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि हम कैसे करवाएंगे, क्या होगा, इस तरह की जो चीजें होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिपरी स्लो सॉरी क्या रेड हाइमेन कहा जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बता सकते हैं, सोचिए। मैम कुछ ऐसे कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे साथ ये दिक्कत है, तो इमोशनली उसको करेगा ताकि उसको पैसे मिल जाए। अपने आप को वैलिड प्रूव करने के लिए या फिर डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जाए, मतलब कि रेड हायरिंग में क्या होता है, आपको बोला जाए, मान लीजिए कि आपकी मम्मी जो है वो बोलती हैं कि यहाँ जाइए और लेके मतलब कुछ लेके आ जाइए, ठीक है। तो उस समय आप नहीं जाना चाहते तो आप उनको क्या करते हैं, मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आप उनको इमोशनली उनको डाइवर्ट करना चाहते हैं, उनको मैनिपुलेट करना चाहते हैं या उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप हैं उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो फैलेसी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रेड हायरिंग कहेंगे, ठीक है। मतलब कि जब आप उस चीज को या उस कंडीशन को अवॉइड करना चाहते हैं और उसके लिए आप कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं या इमोशनली चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे जो फैलेसी है उसे हम क्या कहेंगे, रेड हायरिंग फैलेसी कहेंगे, ठीक है। यस। फिर उसके बाद आपका आता है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। स्ट्रॉ मैन फैलेसी में क्या होता है, इसका मैंने लिखा नहीं है लेकिन मान लीजिए जैसे कि आपको इसी कंडीशन को आप लीजिए तो आपको मम्मी ने बोल दिया कि आप आलसी हो इस वजह से नहीं जा रहे, ठीक है। जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल दिया कि आपको बोला जाए कि वहां जाइए तो आप उनको इमोशनली बोल रहे हैं कि मुझे नहीं जाना है कहने के लिए, तो अगर मम्मी ने आपको बोल दिया कि आप आलसी हो इसलिए नहीं जा रहे हो, तो आपने आलसी वाली बात, एक बात को पकड़ ली और उस पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि आपने मुझे आलसी कैसे कहा, ठीक है। तो ये चीज जो हम अपने एक चीज को पकड़ करके जब उस पे स्ट्रॉन्ग वैलिड होते हैं या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं। जैसे बेसिकली आप इन चीजों को न्यूज वगैरह में देखेंगे जहाँ पे ऐसे जो रिपब्लिक न्यूज वगैरह रहता है उसमें आता है ना कि 4-5 लोग बैठे रहते हैं, फिर एक चीज को पकड़ के वो बोलते हैं कि आपने ऐसा कैसे कहा, हमने ऐसा नहीं किया है, हमने वैसा नहीं किया है। तो एक चीज को पकड़ करके एक गलत चीज या एक छोटी सी चीज आपके बारे में बोली जाए, उसको पकड़ करके आप उस पे मतलब कि जोर जोर से चिल्लाने लगे या उस पे मतलब बोलने लगे तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉ मैन फैलेसी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है आपका अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स कहने का मतलब क्या है, इसको और भी कहते हैं आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे किसी फोर्स होता है, फोर्स कहने का मतलब कि कोई बड़े इंसान है, मान लीजिए
कोई पॉलिटिशियन है या कोई भी बड़े इंसान है, आपसे ओहदे में बड़े हैं या कोई भी हैं, तो अगर आपने उनको कुछ बोल दिया तो कहते हैं मैं तुम्हें देख लूंगा, ठीक है, कहते हैं ना मैं तुम्हें देख लूंगा, और वो अपना फोर्स बुला के लाते हैं या फिर आपको कहीं भी किसी भी तरह से आपको गिराना चाहते हैं गलत तरह से, या अपने फोर्स के बल पर या अपने बल अपना जो ऊपर का जो दबदबा होता है उसके बल पर वो क्या करना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं। तो इस तरह की फैलेसी को क्या कहा जाता है, अपील टू फोर्स फैलेसी कहा जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह ये सब जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, उनसे हम टीचर से भी कुछ जो वो पढ़ाते नहीं है फिर भी हम उनको कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि अगर हमने कुछ बोला मतलब वो हमारे मार्क्स कट कर देंगे या हमें गलत तरह से हमें किसी और चीज में मतलब कि डिमोटिवेट कर देंगे या डिमिनिश कर देंगे। तो ऐसे जो होता है तो उसको क्या कहा जाता है, अपील टू फोर्स कहा जाता है, ठीक है, जिसमें जस्टिफाई कंक्लूजन नहीं दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं आपके, और उनके वो आपको आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं, अगर आपने उनके पास जाके बोला कि आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, मैं तुम्हें देख लूंगा मतलब कि आपके मार्क्स में मतलब एग्जाम होगा उसमें आपके मार्क्स कम कर देंगे या इंटरनल में आपके मार्क्स कम कर देंगे। तो इस तरह की जो फैलेसी होती है, जो जस्टिफाई कंक्लूजन नहीं देते, जो जस्टिफिएबल कंक्लूजन नहीं देते, बल्कि अपने फोर्स के बल पर या अपना जो बल है उससे गलत तरह के अटेम्प्ट्स करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपील टू फोर्स कहा जाता है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट है अपील टू पिटी। पिटी मतलब कि सिंपैथी के बल पर, जैसे कि सिंपैथी यानी कि मान लीजिए जैसे कोई भिखारी वगैरह रहते हैं आसपास, या कोई भी जो सिंपैथी यानी कि जो लोग हमसे कमजोर हैं, ठीक है, हमसे कमजोर हैं या हमारे मतलब जिनकी करुणा पे या दया की स्थिति दिखा करके हमसे क्या कर लेते हैं, उनका काम करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे आजकल ये हो सकता है कि वो सही भी हो, लेकिन आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह में भी आता रहता है, इंस्टा वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे रील्स आते रहते हैं जिसमें बोलते हैं कि ये जो बच्चा है 2 महीने का है और इस पे मतलब इसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और इसके घर वाले मतलब क्या है कि घर वालों के पास पैसे नहीं है, इसके इलाज के लिए 50 लाख की जरूरत है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर पाए तो इस QR कोड को स्कैन करिए और इस पे मतलब कि वो करिए, जो भी है आप डोनेट करना चाहते हैं वो कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का क्या होता है, इस ये क्या एक सिंपैथी है, जिन लोगों में कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन इतने लोग उस रील को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ लोग तो करते ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह के मतलब कि कमजोरी दिखा करके या फिर अपने आप को दयनीय स्थिति में दिखा करके जब हम किसी से अपना काम करवा लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपील टू पिटी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ये सब आपको एज इट इज ना कुछ कुछ मतलब कि वर्डिंग्स में आपको इस तरह से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। फिर क्या है, आर्ग्यूमेंटम ऑफ एड होमिनम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आता है बार बार। आर्ग्यूमेंटम एड ह्यूमिनम, ये वेस्टर्न नाम ही है उसका। इसमें क्या होता है मतलब कि उनके जो एक कैसा बोलना चाहिए कि उनके चरित्र पर आवाज उठा देना या उनके चरित्र पर सवाल उठा देना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि बोला जाए कि कोई व्यक्ति है जिसके बारे में आप उनको पहले से आप जानते हैं, ठीक है, जैसे कि घर में ही हमें ही देख लीजिए, अगर हम घर में हम कैसे हैं इसके बारे में हमारे मम्मी पापा हमारे आसपास के लोगों को पता होता है, ठीक है। अगर आप खुद 12 बजे उठते हैं डेली, आपके घर वालों को पता है, लेकिन आपने आज एक क्या कर लिया कि एक मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देख लिया, और उस मोटिवेशनल वीडियो के बाद आप या कोई भी ऐसा चीज देख लिया जिससे आप घर में ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, और उसी समय आपकी मम्मी ने आपसे कह दिया कि तू तो चुप ही रह क्योंकि तू खुद ही 12 बजे उठता है, तो दूसरों को क्या ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो मतलब कि उनके चरित्र पर जब आवाज उठा दिया जाता है, तो इस तरह के जो कमेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम कहा जाता है, ठीक है। हम क्या कि सुबह जल्दी उठने से जो पहली धूप होती है वो अच्छी होती है, अब वो खुद उठ 12 बजे रहा है तो फिर हाँ, क्या धूप अच्छी होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और भी इस तरह से भी एग्जांपल होता है, जैसे कि बिकॉज ही हैज कमिटेड एन क्राइम, किसी ने क्राइम कमिट किया है, तो वी डू नॉट फाइंड हिम एज एन ग्रेट एक्टर, ठीक है।
मतलब कि उसने एक क्राइम कमिट किया है तो हम उसको ग्रेट एक्टर, अच्छे एक्टर की तरह नहीं देख पा रहे, लेकिन यहाँ पे एक्टर और क्राइम का मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक्टर अलग प्रोफेशन है और क्राइम जो है वो अलग चीज है। तो वो अच्छा एक्टर हो सकता है, मतलब एक्टिंग की दृष्टि से वो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसने कमिट किया है क्या, मतलब कि क्राइम कमिट किया है, इसलिए हम उसके चरित्र पर इतना मतलब हमें अविश्वास हो गया है कि हम उसे अच्छे एक्टर की तरह भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं या फैलेसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंटम ऑफ होमिनम कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट है, ये लास्ट है शायद ये दोनों, हाँ। इसमें क्या है, अपील टू अथॉरिटी एंड अपील टू पीपल, ठीक है। अपील टू अथॉरिटी को क्या बोला जाता है, आर्ग्यूमेंटम एड वर्कंडियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब क्या है, आपसे जो बड़े हैं, ठीक है, हमसे जो बड़े हैं, चाहे वो ज्ञान में हो चाहे किसी भी चीज में, हमसे जो बड़े हैं उनको देख करके या उन्होंने जो कहा है उसको हम बिना सोचे समझे सही मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि उन्होंने सही कहा है नहीं कहा ये चीज हमें नहीं पता, लेकिन हमसे बड़े हैं या उस फील्ड में उन्होंने मतलब अच्छा किया है तो हम बिना सोचे समझे हम उसको क्या कर लेते हैं, सही मान लेते हैं। तो इस तरह की फैलेसी को क्या कहा जाता है, अपील टू अथॉरिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, रिचर्ड डॉकिंस एन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एंड परहैप्स द फॉरमोस्ट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, ये फील्ड है, ठीक है, says that evolution is true। ये एक रिचर्ड डॉकिंस है जो क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है और वो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन जो है वो ट्रू है, तो हमने बिना सोचे समझे ये मान लिया कि हाँ, सो दैट इट्स ट्रू, मतलब उन्होंने कहा है इसलिए ये ट्रू है, ठीक है। हमने उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश ही नहीं की। तो इसको क्या कहा जाता है, अपील टू अथॉरिटी, या इसका दूसरा नाम भी होता है अपील टू वर्कंडियम, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। एंड लास्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपील टू पीपल, जिसमें क्या होता है, एड प्यूपलम फैलेसी भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है कि गो विद द फ्लो जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। मतलब कि दुनिया जैसी चल रही है उस तरह से चलते रहो। दुनिया अगर इधर जा रही है तो आप बिना सोचे समझे क्या कर रही है उसको नहीं सोचना है, क्योंकि दुनिया इधर जा रही है इसलिए हमें भी इधर जाना है, क्योंकि सभी लोग इधर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वी शुड रेस्पेक्ट दिस मैन बिकॉज द एंटायर सिटी रेस्पेक्ट हिम, ठीक है। हमें इस इंसान को रेस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि पूरी ये जो सिटी है, ये जो पूरा शहर है वो इनको रेस्पेक्ट देता है। क्यों रेस्पेक्ट देता है, क्या रेस्पेक्ट देता है, वो उनके उनके अंदर रेस्पेक्ट, मतलब हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए या नहीं, ये बिना सोचे समझे, क्योंकि सारे लोग उनका रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम भी उनका रेस्पेक्ट करेंगे। तो इस तरह की जो मतलब फैलेसी होता है उसको क्या कहते हैं, अपील टू पीपल फैलेसी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? मैम एक बार और। मतलब कि सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ठीक है। सभी लोग ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, इस तरह का जो हमारा एटीट्यूड होता है कि सब लोग ये कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे। जैसे कि इसके 5 से 10 साल पहले आप देख लीजिए कि सभी लोग क्या करते थे, इंजीनियरिंग, और सभी लोग मतलब कि या तो इंजीनियरिंग में जाते थे या फिर किस में जाते थे, मतलब ये जो डॉक्टर वाला फील्ड होता है, ठीक है, एमबीबीएस, इन सब में जाते थे, ठीक है। उसके पहले मतलब ये जो बाकी के जो चीजें हैं उन सब में इतना ज्यादा लोगों का फोकस नहीं होता था, ठीक है। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, आपको 12th में क्या लेना है, मैथ्स और बायो ही लेना है, बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि मैथ्स और बायो जो लोग लेते हैं वो लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। ऐसी मेंटालिटी हमारी बनी हुई थी कुछ 10 से 20 साल पहले का आप देखेंगे। तो वहां पे क्योंकि सभी लोग मैथ्स और बायो ले रहे हैं इसलिए हम भी मैथ्स और बायो लेंगे, ठीक है। इस तरह की जो मेंटालिटी जो दुनिया कर रही है, दुनिया वाले जो कर रहे हैं ट्रेंडिंग, हाँ, ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो चीज हम करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, अपील टू पीपल। वो सही है या गलत है ये चीज हम नहीं देखते, बस वो ट्रेंड में चल रहा है, सभी लोग कर रहे हैं इसलिए हम करेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ यस मैम। पे 2 प्रश्न हैं आपके, 2 ही मैंने रखे थे, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था तो चलिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट है, फर्स्ट, इट इज सेइंग आउट लेट
then it is not calling home, then while parties, and before you know it you live will your life will be completely out of control. Someday you will be glad that you had a lockdown. Which informal fallacy is committed in the above argument? किस टाइप का है? किसी को समझ में आ रहा है? मैम स्ट्रोमैन। स्ट्रॉमैन क्या होता है? स्ट्रॉमैन क्यों है? पहले ये बताइए स्ट्रॉमैन क्या होता है और स्ट्रॉमैन है तो क्यों है? स्ट्रॉमैन किसे कहते हैं? टू स्लिपरी सोप। क्यों है स्लिपरी स्लोप? बताइए। नहीं समझ में आया? लाइन से बहाने लग रहे हैं। आंसर सही है आपका, स्लिपरी स्लोप। स्ट्रॉमैन नहीं है। स्ट्रॉमैन का मतलब क्या होता है? श्रवण जी बताइए। मैम उसका याद नहीं आ रहा। आप लोग नोट डाउन नहीं करते हैं क्या? स्ट्रॉमैन का मतलब होता है हम कि किसी भी कोई चीज एक को लेकर छोटी सी। आर्गुमेंट करना। जी पहला आएगा। नहीं मैम, मैं बोल रही थी किसी भी चीज को लेकर आर्गुमेंट करना हाँ, मतलब। छोटी सी किसी भी चीज को लेकर के, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि आपको किसी चीज के लिए आलसी बोल दिया तो आप बोलेंगे मुझे आलसी क्यों बोला आपने? कैसे आप मुझे आलसी बोल सकते हो? मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। मतलब कि आलसी तो एक छोटी सी बात को लेकर के मुद्दा बना देना, इसको स्ट्रॉमैन कहते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात को लेकर के मुद्दा बना देना, इसको स्ट्रॉमैन। स्लिपरी स्लोप मतलब कि कुछ भी आप बहाना दे रहे हैं, मतलब कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप कुछ भी बोल रहे हैं। सर्वप्रथम देर तक बाहर रहना, फिर घर में सूचित न करना, निरंकुश आयोजनों में शामिल होना, फिर उसके बाद जब तक आप समझ पाते हैं जीवन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाता है, फिर किसी दिन आप प्रसन्न रहेंगे कि आप लॉकडाउन में थे। मतलब कि क्या बोल रहे हैं आपको कुछ भी नहीं पता है। तो इस तरह के जो कुछ भी आप बोलते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था ना कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो मैं होमवर्क क्यों नहीं किया, तो मैं यहाँ पे घूमने गया था तो मेरे पैर में चोट आ गई, पैर में चोट आ गई तो फिर मैं घर आया तो मैं सो गया तो मैं होमवर्क नहीं कर पाया। ठीक है, चोट तो पैर में आई थी, होमवर्क 1 घंटे का था, आप कहीं भी कभी भी कर सकते थे। ठीक है, तो बिना मतलब के आप कुछ भी मतलब आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? स्लिपरी स्लोप कहते हैं। ठीक है, रेड हायरिंग क्या होता है? रेड हायरिंग क्या होता है? हम इमोशनली किसी भी चीज का मतलब मांग। क्या किसी चीज को क्या करना? मतलब इमोशन होके। नहीं, मुझे आप लोग की समझ नहीं आ रही है, आप लोग क्या बोल रहे हैं? किसी चीज को क्या मैम करना? डिस्ट्रैक्ट करना। हाँ, मतलब डिसएग्री करना। ठीक है, उसको वो करना, डिसएग्री करना, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, या बात को बदलने के लिए। ठीक है, बात बदलने के लिए रेड हायरिंग मतलब क्या है? बात बदलने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए दूसरा आर्ग्यूमेंट दे देना।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड हेरिंग कहते हैं। अपील टू अथॉरिटी क्या होता है? अपील टू अथॉरिटी कि अगर ये यूज कर रहा है तो मैं भी यूज करूंगा। नहीं, किसी बड़े इंसान की बात को अथॉरिटी यानी कि किसी बड़े इंसान की बात को मान करके आप बिना क्रॉस चेक किए हुए उसको सही मान लेते हैं, ठीक है। कोई आपसे बड़े हैं या उस फील्ड के कोई बड़े हैं तो उनकी बात को सही मान लेना। और जो आपने कहा वो अपील टू पीपल है, ठीक है, कि जो सब कर रहा है वो मैं भी करूंगा, वो अपील टू पीपल है, ठीक है। डिफरेंस समझिए, अपील टू पीपल, अपील टू अथॉरिटी, अपील टू पिटी और अपील टू क्या होता है, एक फोर्स, ठीक है, चार होता है। अपील टू फोर्स यानी कि बलपूर्वक में आकर के, मतलब अपने आप को बड़ा समझ करके करना। अपील टू पिटी यानी कि असहनीय या दरिद्र बना करके लोगों से मदद लेना। अपील टू अथॉरिटी यानी कि जो बड़े लोग हैं वो लोग जो कह देते हैं उनको सही मान लेना। अपील टू पीपल यानी कि जो मतलब कि बड़े नहीं है लेकिन नॉर्मल जैसा चलन चल रहा है देश में या दुनिया में, उसको मान करके क्या करना, आगे बढ़ना, या उन्हीं के गो विद द फ्लो जो हम कहते हैं, वो आपका अपील टू पीपल में आएगा, ठीक है। इनके अलावा भी अजीब अजीब, वो आपने जो भेजा था वो फॉर्मल फेलेसी का था, ठीक है। हाँ, वही वो आते हैं, लेकिन आप इन सबको समझेंगे ना तो फिर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें इनफॉर्मल फैलेसी में आपको क्या है कि आपको इसके मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मल फैलेसी हम पढ़ेंगे कल, तो आपको देखेंगे कि उसमें आपको मतलब समझने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करने के बाद आप फॉर्मल फैलेसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनफॉर्मल फैलेसी में आपको उसका मतलब समझना पड़ेगा, मतलब समझ करके उसको निकालना पड़ेगा कि किस टाइप का फैलेसी है, ठीक है। हाँ, इसमें दूसरा है। नेक्स्ट देखिए, everyone is going to the party, you should go to this inference commit which kind of fallacy, इसमें कौन सा fallacy है? ठीक है। एड टू पॉपुलम, इसी को क्या कहते हैं, अपील टू पीपल, ठीक है। तो उनके जो दूसरे नाम हैं उनको भी याद रखिएगा। बाकी आप लोग को और भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो उसको सॉल्व करिएगा। मैंने यहाँ पे 2 ही प्रश्न डाले थे क्योंकि टाइम हो जाता है इस वजह से, ठीक है। समझ में आया आप लोग को आज की क्लास, फैलेसी ऑफ, हाँ यही है ना, देखिए फैलेसी ऑफ इनवेकेशन यानी कि क्या होता है, जो हमने शुरू में पढ़ा था, मतलब कि जिसमें क्या होता है, फैलेसी ऑफ इनवोकेशन में क्या होता है कि हम उनका जो मिडिल टर्म होता है, जैसे हमने लाइट और लाइट का देखा था, तो लाइट का मतलब अलग है और लाइट का मतलब अलग है, ठीक है। तो वो इसमें क्या होता है, इस तरह की फैलेसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेकेशन बोलते हैं, ठीक है। फैलेसी ऑफ एसेंट कंपोजिशन, जो हमने कंपोजिशन पढ़ा, फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था प्रीवियस में। यही सब है, देखिए मतलब कि वही सब आता है, बस आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे और उनका मतलब क्या है वो सब याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था फैलेसी ऑफ कंपोजिशन एंड फैलेसी ऑफ डिवीजन। तो कंपोजिशन यानी कि पार्ट टू होल, किसी पार्ट को देख करके हम होल के लिए वो मतलब कि वो कर लेते हैं। जैसे कि 4-5 बच्चे हैं कॉलेज के, उनको हमने देखा कि ये उस कॉलेज के बच्चे हैं और वो लोग कोई बदमाशी कर रहे हैं या कोई अच्छा काम कुछ भी कर रहे हैं, तो हमने ये मतलब कि वो बना लिया कि यहाँ के इस कॉलेज के पूरे लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार वगैरह को लेकर के लोगों के मन में एक मेंटालिटी है कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम जो भी बिहारी इंसान को देखते हैं तो हम हमारे अंदर क्या हो जाता है कि एक उस तरह की भावना हमारे अंदर आ जाती है, हम उनको जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि वो कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो फैलेसी होती है, बिना छोटे से पार्ट को देख करके हम पूरा उन पे जनरलाइज कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब है।
अस्पष्ट यानी कि इसी को बोला जाता है इक्विवेकेशन को अस्पष्ट कहा जाता है, एम्बिग्यूटी। ठीक है।